किसी भी इंसान के जीवन की ना 3 महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं। सबसे पहला जब वो पैदा होता है, दूसरा जब वो मरता है और तीसरा जब उसकी शादी होती है। यानी ये पैदा होने और मरने के बीच में जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्या? शादी। जीवन में चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, कुछ रेयर लोगों की बातें छोड़ दीजिए, वरना कोई भी आदमी को जीवन में दुख में सुख में हर स्थिति में एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो क्या करता है? शादी करता है। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ा रहा हूँ मध्यकालीन नहीं, प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उत्तर वैदिक पीरियड, यानी पोस्ट वैदिक पीरियड। और पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ाते समय मैं आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बता रहा था, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या? 8 प्रकार के विवाह। यानी सबसे पहले कौन सा स्क्रिप्ट लिखा गया? ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद धर्मशास्त्र लिखे गए। क्या लिखे गया? धर्मशास्त्र लिखा गया। ठीक। और धर्मशास्त्र का ही एक पार्ट है मनुस्मृति। तो धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है और मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के विवाहों का ही जिक्र है। मनुस्मृति को पूरी तरीके से आप देखेंगे तो मानव धर्म शास्त्र बोलते हैं, मनुस्मृति का पूरा नाम है। उसी में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की है। तो आप चाहे हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप समझ में आ जाएंगे कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप इन्हीं 8 में से एक प्रकार से आदमी विवाह करता है। इन 8 में से एक से उसका सामना ज़रूर होता है। कुछ विवाह बहुत अच्छे माने जाते हैं और कुछ विवाह बहुत बुरे माने जाते हैं। तो इन 8 प्रकार के विवाहों में 4 विवाह बहुत अच्छे माने जाते हैं। शुरू के 4 विवाह को बहुत पवित्र माना जाता है और लास्ट के 4 विवाह को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो मैं मानस पांडे आपको बताने जा रहा हूँ आज शादी के बारे में। तो कुछ 8 प्रकार की शादियाँ होती हैं। फिर से समझ लीजिए, एग्जाम का प्रश्न क्या है कि 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा पहली बार कहाँ पे हुई? तो धर्मशास्त्र में हुई। ठीक। धर्मशास्त्र को और डिटेल में कहा जाए तो मानव धर्मशास्त्र या उसी का एक पार्ट है मनुस्मृति। और मनुस्मृति में इंसानों को क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, ये दोनों के बारे में लिखा गया है। जब मैं धर्मशास्त्र बोलता हूँ तो धर्मशास्त्र 4 इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, यही एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो में। देखिए, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपना इतिहास तो पता होना चाहिए ना, तो इसीलिए ये है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने फिर कहा, आप किसी भी धर्म के हों, आप इसको पूरी देखिए और आप मुझे खुद ही थैंक यू बोलेंगे कि यार मैं तो सर इस टाइप के विवाह कर चुका हूँ या मैं इस टाइप का विवाह करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला विवाह होता है 8 प्रकार के विवाह में से पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। बहुत आसान सा, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं हर चीज़ को समझा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। फर्स्टली आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी, देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। वैसे आप एक ही चीज़ से समझ जाएंगे। आई विल शेयर द PDF ऑन टेलीग्राम। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा ID मेरी है mp.0219, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह का मतलब हम सबके घर में जो अरेंज्ड मैरिज होता है। ब्रह्म विवाह का मतलब क्या? अरेंज्ड मैरिज। यानी सबसे पहले लड़की का पिता लड़के के घर पे जाता है और देखता है कि लड़का या लड़के का परिवार ठीक है कि नहीं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, लड़के का परिवार लड़की के घर जाता है और देखता है कि लड़की देखने में ठीक है, लड़की के घर वाले कैसे हैं, ये दूसरा स्टेप। तो भारत में कुल जो ब्रह्म विवाह है उसका यही स्टेप है। पहला, लड़की का परिवार लड़के को देखता है। ठीक। लड़के का परिवार लड़की को देखता है। तीसरा स्टेप, लड़का लड़की को किसी मंदिर में जाके देखता है। यानी सबको देख के सबको पसंद कर लेते हैं, तो सब आदमी संतुष्ट हैं, दोनों तरफ की हर पार्टियां संतुष्ट हैं। ऐसे विवाह को बोलते हैं अरेंज्ड मैरिज। क्या बोलते हैं? अरेंज्ड मैरिज या पहले टाइप का विवाह, जिसका नाम है ब्रह्म विवाह। सभी रीति रिवाज, ये दहेज शब्द गड़बड़ है। ब्रह्म विवाह में दहेज शब्द कभी नहीं आता है, तो ये चीज़ों को आप इग्नोर करके चलिएगा। दहेज का मतलब ये आज के समय के हिसाब से लिखा गया है, बट दिस इज नॉट ट्रुथ। ब्रह्म विवाह का मतलब याद रखिएगा, लड़की का परिवार पहले लड़का देखेगा, पहला स्टेप। लड़के का परिवार लड़की को देखेगा। तीसरा स्टेप, लड़का लड़की को देखेगा किसी मंदिर में या किसी बाहर के प्लेस पर। आप लोग देखते होंगे ना, कहीं पे जाके बैठते हैं तो वहाँ पे जाके उसको देखेगा। यानी सबने सबको देख लिया और सबने सबको पसंद कर लिया, सब रजामंदी है सबकी, तो उसको बोलते हैं कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। सबसे बेहतरीन किस्म का जो विवाह माना जाता है वो यही विवाह माना जाता है, ब्रह्म विवाह। ठीक। अब आ जाइए द्वैव विवाह। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट है दैव विवाह। मान लीजिए किसी घर में आपने, देखिए शादी की एक सही उम्र होती है,
जब आप शादी की सही उम्र में शादी नहीं करेंगे या आपको किसी वजह से लड़का या लड़की ना मिल रहा हो तो उस किस्म में पिता अपनी बेटी को चला जाता है और मंदिर के पुजारी को, यहाँ दान लिखा है, ओरिजिनली ये दान नहीं कह सकते, आमतौर पे आदमी जाता है पुजारी के पास, यार मेरे लिए कोई लड़की बता दो, और उसको वो कह देता है यार अब देखो तुम्हें शादी करानी है। पुजारी के पास जाके अपनी बेटी को क्या कर देना, दान कर देना। कि पहले के समय में क्या होता था, लोग जाते थे, पुजारी का बहुत महत्व होता था, तो लोग पुजारी से अपनी बेटी की शादी कर देते थे या उनको दान दे देते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, आदमी थर्ड पार्टी को हायर कर रहा है, यानी किसी पुजारी से कह देता है यार मेरी बेटी की शादी करा दो। ठीक, जब कम्युनिटी मैरिज आप देखेंगे ना, तो कम्युनिटी मैरिज भी इसी में आजकल के टाइम पे आती है, याद रखिएगा। यानी कम्युनिटी मैरिज में बहुत सारे, एक आदमी होगा जो डील कर रहा होगा, उसको जाके आप अपनी बेटी दान कर देंगे। एमपी यानी मध्य प्रदेश में कम्युनिटी मैरिज बहुत होती है, वो इसका एक एग्जाम्पल अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं। जो कम्युनिटी मैरिज है विल बी ए टाइप ऑफ दैव विवाह। जो तीसरा टाइप का विवाह है वो है आर्ष विवाह। देखिए, आर्ष विवाह का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले के समय में, तब जब वैदिक पीरियड था, तो आपको पता है गाय जो है उसको क्या कहते थे, बहुत पवित्र मानते थे। तो गाय को प्राइसलेस मानते थे, ऐसी चीज़ जिसकी कोई प्राइस कोई लगा ही ना पाए, दैट इज प्राइसलेस, अमूल्य माना जाता था। ठीक, तो जब कोई गाय को अमूल्य माना गया, वैसे ही लड़की को भी, यानी कन्या को भी क्या माना गया, अमूल्य माना गया। तो लड़की का पिता जब लड़की की शादी करने जाता था, तो लड़की ये क्या है, अपनी अमूल्य चीज़ पिता ने दे दी ना। तो लड़की के पिता ने जब अपनी अमूल्य चीज़ किसी को दे दी, तो उसके बदले में लड़के का साइड क्या करता था, गाय दान करता था लड़की के पिता को। यानी बहुमूल्य चीज़ के बदले में बहुमूल्य चीज़, समझ में आ रही है। यानी किसी लड़की से अगर शादी करनी है तो लड़की प्राइसलेस, उसके बदले में उस समय जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ थी क्या थी, गाय। पहले के ज़माने में गाय आदमी की संपन्नता को दिखाती थी, तो लड़की के बदले लोग गाय का आदान प्रदान करते थे। यानी लड़की से शादी कर लिया और बदले में लड़की के पिता को बहुमूल्य चीज़ क्या दे दी, गाय। समय बीता, समय बीतने के हिसाब से फिर अशर्फियाँ आ गईं, फिर जवाहरात आ गए। इन सब करते करते अब क्या हुआ, आदमी क्या करता है, ये आज भी इस्लाम धर्म में फेमस है। यानी अगर आप मुस्लिम धर्म के फॉलोअर हैं तो आप इस प्रकार का विवाह करते हैं। आपने देखा होगा इस्लाम में होता है मेहर सिस्टम, यानी लड़की से निकाह करने से पहले लड़का उसके नाम का क्या करता है, मेहर देता है। मेहर देता है, मेहर के रूप में वो कुछ भी दे सकता है। वो पैसे हो सकते हैं, वो 1 रुपये हो सकता है, वो कुछ हो सकता है, वो कुछ अशर्फियाँ हो सकती हैं। तो मेहर देने की प्रचलन था, जिसको क्या बोला गया, आर्ष विवाह बोला गया। क्लियर हो गया। तो पहला विवाह क्या है, ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह क्या है, दैव विवाह। तीसरा क्या है, आर्ष विवाह। ब्रह्म का मतलब अरेंज्ड मैरिज, दैव का मतलब शादी नहीं हो रही, गए, लड़की को पैसा नहीं था, शादी नहीं है, पैसा की काफ़ी कमी है, गए और आपने पुजारी को दान कर दिया, पुजारी ने कम्युनिटी मैरिज करा दी, ये आजकल का टाइम है। तीसरा आ जाइए, आर्ष विवाह, यानी बेटी को प्राइसलेस मानना, बहुमूल्य मानना। बहुत अच्छे किस्म का ये भी विवाह माना जाता है। जब आपने बेटी को प्राइसलेस मान लिया तो लड़के का पिता लड़की के बदले एक गाय दान करता था पहले, और आज के टाइम पे ये मुस्लिमों में विवाह प्रचलित है, जिसमें लड़की के बदले मेहर देता है लड़के का परिवार। मेरी बात समझ रहे हैं ना। समय के हिसाब से जो गाय था वो धीरे धीरे अब क्या हो गया, अपनी बहुमूल्य चीज़ को देने लगे। अगला आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य नाम का मतलब होता है, प्रजापत्य का मतलब लड़की का पिता। बड़ा अच्छा ध्यान से सुनिएगा, प्रजापत्य विवाह आमतौर पे अगर कोई लड़की की माँ, किसी लड़की की जो ब्राइड होती है ना, लड़की की माँ हमेशा लड़के को देखती है, लेकिन लड़की का पिता हमेशा लड़के के घर को देखता है। जब भी कोई बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेने जाता है ना, तो वो उस लड़के से ज़्यादा उस लड़के के परिवार को देखता है कि उसका परिवार कितना संपन्न है। ये बात आपको पता होगी, भारत में आज भी यही होता है। और लड़की का पिता जाता है और वो देखता है कि लड़का क्या है, ये नहीं करता, वो लड़के का संपन्नता देखता है, उसके घर की क्या स्थिति है, उसके घर में लोग कैसे हैं, उसका बाप कैसा है, पैसे वाले हैं कि नहीं, बस ये लड़के का बाप देता है। लेकिन लड़की की माँ जो है वो लड़के को देखती है कि क्या लड़का सही है कि नहीं सही है। तो ये अंतर होता है भारत में लड़कियों के पिता और माता के में, ये अंतर है। तो अब देखिए, प्रजापत्य का मतलब क्या होता है। प्रजापत्य का मतलब एक पिता जाए और उसको एक घर बहुत बढ़िया पसंद आ गया, बिना बेटी की इच्छा के, याद रखिए प्रजापति का मतलब बिना अपनी बेटी की इच्छा के जाए और तय करके चला जाए और तुरंत घर में आके मुंह बना ले कि अगर तुमने यहाँ शादी नहीं की तो मेरा मरा मुंह देखोगी। दिस इज कॉल्ड प्रजापति विवाह, विदाउट कंसेंट ऑफ अ डॉटर। अगर कोई पिता अपनी बेटी का विवाह किसी से कर दे तो दिस इज कॉल्ड प्रजापत्य विवाह, पिता ने अपनी मर्जी से कर दिया।
ये बहुत अच्छे किस्म का मैं नहीं मानता, क्योंकि लड़की को पूरी आज़ादी होनी चाहिए वो जिसको चाहती है उससे शादी करने की। तो प्रजापत्य विवाह भले यहाँ सही विवाह किस्म माना जाए, लेकिन ये सही मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि प्रजापत्य विवाह में पिता ने लड़की की बिना कंसेंट लिए, लड़की से राय तक नहीं लिया, गया सेट करके चलाया। और आपको मैं बताऊं, भारत में आज भी 60% पिता लोग ऐसे ही शादी करते हैं, जाते हैं लड़की से कोई मतलब नहीं, गए घर परिवार देखे बहुत बढ़िया पैसे वाली पार्टी हो गया, शादी तय करके चले आए, और घर आते मुंह बना लेते हैं कि यार अगर तुमने शादी नहीं की मैं मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, कट जाऊंगा, कूद जाऊंगा, मेरी लाश पे से जाना पड़ेगा। ये सब ड्रामे करते हैं, ठीक, जो कि सही नहीं है, नहीं सही है। कम टू दी नेक्स्ट वन, अगला आता है गंधर्व विवाह। ये विवाह मैंने किया। गंधर्व विवाह का एक लाइन में, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह, ठीक। ये बहुत अच्छे किस्म का विवाह है। इसमें कई किस्म का जोखिम भी होता है, कई किस्म का जोखिम भी लेना पड़ता है। मैंने भी काफ़ी लिया, आपको भी लेना पड़ेगा अगर आप करेंगे तो। देखिए अब क्या है, शुरू के 4 विवाह बड़े अच्छे किस्म के थे, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, यहाँ तक था, और प्रजापत्य विवाह। ये 4 अच्छे किस्म के विवाह माने जाते हैं। लेकिन अब जो नीचे के 4 विवाह हैं वो बहुत अच्छे किस्म के नहीं माने जाते। जैसे गंधर्व विवाह मैंने बताया, प्रेम विवाह, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, भाड़ में जाई जनता, अपना काम बनता है, ये वाला हिसाब है। अगला आ जाइए असुर विवाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप, जी हाँ आप ही से मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई लड़की अच्छी लग गई, ठीक, कोई लड़की अच्छी लग गई, तुरंत आप एक करोड़पति हैं, तुरंत आपने जेब से निकाला 1 करोड़ रुपए और उसको दे दिया कि यार चलो मुझसे शादी करोगे, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। यानी किसी लड़की को पैसे पे खरीद लेना, पैसा दे के खरीद लेना, याद रखिएगा, ब्राइब दे के। क्या है, किसी लड़की को बहला फुस नहीं, यहाँ पे देखिए, दुल्हन खरीद कर विवाह करना। आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में, पैसा एकदम भरा पड़ा, फॉर्च्यूनर से उतरते हैं, कोई लड़की अच्छी पसंद आ गई, गए तुरंत 1 करोड़ रुपए दिया कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए, शादी करोगी, तैयार हो गई, उसको 1 करोड़ दिया और आपने शादी कर ली। इस विवाह को बोलते हैं असुर विवाह। कौन सा विवाह? असुर विवाह, मतलब पैसा दे के आप खरीदना शुरू कर दिए। अब कैटेगरी थोड़ी खराब होती जा रही है, देखिए ऊपर से नीचे कैटेगरी खराब होती जाएगी, ठीक। असुर विवाह ये है जो पैसा दे के खरीद लेना। अगला आता है राक्षस विवाह। मैं ये पिशाच विवाह को लास्ट में बताऊंगा। अगला आता है सीक्वेंस में राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में आप एक लड़के हैं, आप गए, आपको कोई लड़की पसंद आ गई, आप तुरंत उस लड़की के घर गए, घर का गेट खोला, गेट तोड़ा, खोला नहीं, घर का गेट तोड़ा, लड़की के भाई को, लड़के के बाप को जो दिखा मारा, मारपीट करके ले करके लड़की को ज़बरदस्ती बलपूर्वक ले करके आए और उससे शादी कर ली। तो याद रखिएगा, राक्षस विवाह में क्या होता है, राक्षस विवाह में क्या होता है, बलपूर्वक अपहरण करके, चाहे जैसे भी गए, घर तोड़, गेट से तोड़ के मारा, कंटा मार मार के सबको भगा दिया, लड़की को लेकर के चले आए। ऐसे विवाह को बोलते हैं राक्षस विवाह। ये भी कहीं किस्म हद तक जायज़ था, लेकिन सबसे आखिरी पिशाच विवाह, सबसे निकृष्ट विवाह। दरअसल में पिशाच विवाह का मतलब होता है कोई लड़की को कुछ पिला खिला के उसका रेप कर देना और फिर उससे शादी करना। याद रखिएगा, किसी लड़की को बहला फुसला कर या बलात्कार करके उससे विवाह करना, इसको बोलते हैं पिशाच विवाह। सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया किस्म का यही विवाह होता है, पिशाच विवाह, ठीक। इससे समाज में उस आदमी की बहुत बेइज्जती होती है, उस महिला की बहुत बेइज्जती होती है जिसके साथ आपने ये गलत किया। तो कुल कितने किस्म के विवाह हो गए? 8 किस्म के विवाह हो गए। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आप इसमें से कौन सा विवाह करेंगे, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक। और ये ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये आज भी एकदम सेट है। ये हर प्रकार के विवाह समाज में आपको अपने ही आसपास पड़ोस में मिल जाएंगे। जितने बाहुबली नेता लोग हैं वो राक्षस विवाह कराएंगे, ज़बरदस्ती जाएंगे। जितने करोड़पति के, कोई अम्बानी अगर बड़े से बड़ा अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो कौन सा विवाह करेगा? असुर विवाह, पैसा दे के खरीद लिए। कोई बहुत ही नीच आदमी होगा, गिरा घटिया आदमी होगा तो वह पिशाच विवाह करेगा। कोई बढ़िया आदमी होगा, ठीक ठाक, तो मुझ जैसा आदमी तो वो गंधर्व विवाह करेगा। कोई पिता अपनी बेटी की बात नहीं मान रहा होगा तो वो प्रजापत्य विवाह करेगा। कोई आर्ष विवाह का मतलब कोई लड़के का परिवार बड़े अच्छा स्वभाव का होगा तो वो आर्ष विवाह करेगा, लड़की के बदले कुछ मेहर देकर या कुछ दान दे करके। दैव विवाह का मतलब जिनके पास पैसा नहीं है वो जाएंगे, पुजारी को अपनी बेटी दान कर दे देंगे या कम्युनिटी मैरिज में शादी कर देंगे। और ब्रह्म विवाह का मतलब हर परिवार में, किसी भी परिवार में ये ब्रह्म विवाह हो जाता है। तो ये वीडियो है किससे संबंधित? प्राचीन भारत का, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी समाज के लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है। हर एक आदमी को ये देखना चाहिए। जैसे हिंदी में है, सिमिलर टाइप आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश. You can see the PDF, everything has been written. You can take a screenshot of it and you can make a notes from here. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी का आपकी मर्जी. थैंक यू सो मच.